हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस सेशन में हम लोग अगेन एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। आप में से किसी ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया और बोला कि मैं थोड़ा इस कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो बनाऊं। क्या कॉन्सेप्ट था? जैसे मेल वगैरह के राइटिंग में टू बी सेंड किया जाए या टू बी सेंड किया जाए। तो ये सिर्फ एक ही वर्ब पे नहीं सीखना है हमें, इसके पीछे का क्या लॉजिक है हमें वो सीखना है। मैं आपको बता दूं ये तो गलत है, ये सही है। बात ये आया कि क्यों गलत है सॉरी, और ऊपर वाला क्यों सही है। दूसरा जो हमें सीखना है वो ये है, जो पूछा आपने, ये जो हैविंग वाला कॉन्सेप्ट है, हैविंग, इसका यूज़ कैसे है। तो एक तो हैविंग का कॉन्टिन्यूस वाला है जो बी के साथ आता है। दूसरा जो इसमें सीखना है हमें वो ऐसे सीखना है कि हैविंग के साथ बीन कब आता है और बीन के बाद थर्ड फॉर्म कब आता है, और किस वक्त हम हैविंग के साथ सिर्फ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एक केस ये रहा, इससे मिलता जुलता एक केस और है। कई बार हम देखते हैं कि हैविंग के पहले जो है ना, चाहे ये दोनों सिचुएशन हो, सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक सब्जेक्ट होता है, फिर हैविंग होता है और बीन आता है और फिर थर्ड फॉर्म। कई बार हमें यह भी देखने को मिलता है कि सब्जेक्ट है, हैविंग है और थर्ड फॉर्म। तो हमें ये डिफरेंसेस पे बेस्ड कुछ डाउट्स हैं। इन डाउट्स को मैं इसमें दूर करने वाला हूं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि आपने ही इसे पूछा है और आप ही के पूछे हुए बेसिस पे मैं इसे बता रहा हूं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टू बी सेंड एंड टू बी सेंट, इन दोनों को समझा जाए कि आखिर ये है क्या। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं। पहला एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, ये रहा पहला एग्जाम्पल। एक दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, आई वॉन्ट टू बी हेल्प्ड। ठीक है, यहां समझना हमें यह है कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब का डिफरेंस क्या है। तो उसमें कुछ है ऐसा, जैसे कि दिया है सब्जेक्ट, ये वांट है वर्ब, ये आई है सब्जेक्ट, ये वांट है वर्ब। ये जो लिखा है टू हेल्प, इसे हम कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, इसे हम कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। जबकि इन दोनों एग्जाम्पल में जो ये वांट आया है, इसे हम लोग बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। इसे हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब। मुद्दा यह है कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस क्या है, देख लेते हैं इसे आसान से शब्दों में। फाइनाइट वर्ब, ऐसे वर्ब्स जो अपने फॉर्म को चेंज करें, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट एंड टेंस। सब्जेक्ट और टेंस के बेसिस पे वर्ब फॉर्म इज चेंज्ड। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट वर्ब। ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? नॉट चेंज्ड। नॉट चेंज्ड, जो नॉट चेंज्ड होंगे सब्जेक्ट और वर्ब के बेसिस पे, उसको हम लोग कहेंगे आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। जनरली नॉन फाइनाइट वर्ब आपके तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है इन्फिनिटिव, एक क्या होता है? इन्फिनिटिव। दूसरा होता है जेरंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल। ये जो हैविंग वाले फॉर्म्स आपने पूछा है वो, और ये वाला, ये इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल पे बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। इन्फिनिटिव का मतलब आपका होता है टू प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। इसे हम कहेंगे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, और एक पैसिव वॉइस का भी इसका स्ट्रक्चर होता है, वो होता है टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो आप लोगों ने लिखा था टू बी सेंट, इसे हम कहेंगे पैसिव वॉइस। अभी बस टर्म्स याद रखे रहिए। इन टर्म्स को जो है अभी मैं बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा, कम से कम
40 से 50 मिनट की ये वीडियो बनने वाली है, काफ़ी हेल्पफुल होगी। इन्फिनेटिव जेरेंड होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने भी मुझे इन्फिनेटिव और इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स पूछे हैं, तो मैं कुछ ही बताऊंगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन खुद पूछते हैं तो आपके जो डाउट्स होते हैं उनको आप समझने में इंटरेस्ट लेते हैं, अदरवाइज बहुत डिटेल में आप लेते नहीं। पार्टिसिपल की बात की जाए तो दो तरह के पार्टिसिपल लिख दे रहा हूं। एक तो मैं लिख देता हूं यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ब आईएनजी फॉर्म। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जेरेंड भी वर्ब आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब आईएनजी फॉर्म है, इनमें डिफरेंस क्या है? ये मैं तब बताऊंगा जब ऐसा कोई डाउट आप खुद पूछेंगे मुझसे, डिफरेंस। दूसरा इसका टाइप ले देता हूं पास्ट पार्टिसिपल, ये होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, तीसरा भी लिख देता हूं परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल। हालांकि सारी बातों को आपको डिटेल में जानना चाहिए, लेकिन चूंकि आपने पूछा नहीं है इसलिए मैं उसको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप मानते नहीं है कि आपको उसको जानने की जरूरत है। तो जब आप फंसेंगे तो खुद ही मानेंगे, खुद ही पूछेंगे, तब बताऊंगा। परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए जो फॉर्म होता है आपका हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर हैविंग प्लस बीन, ये देखिए शायद वहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ ले देता हूँ परफेक्ट पार्टिसिपल वाला, नीचे दिखेगा नहीं आप लोगों को। तो ये बनेगा आपका हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब चाहे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख ले, चाहे हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख ले, चाहे सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, सारे के सारे परफेक्ट पार्टिसिपल हैं। तो बेसिकली जो आपका डाउट है आज की क्लास में, एक तो ये है और दूसरा पार्टिसिपल में ये वाला है, तो इन दोनों का हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आए जरा, अब इन सारे टर्म्स को यूज किया जाए। एज आई सेड फाइनाइट वर्ब, तो फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि सेंटेंस में अपने वर्ब फॉर्म को चेंज करते हैं सब्जेक्ट और टेंस के बेसिस पे। नॉन फाइनाइट वो होते हैं जो चेंज ही नहीं होते हैं, तो जो चेंज नहीं होते हैं वो यही होते हैं। आज जरा फाइनाइट वर्ब समझते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ वांट, अगर प्रेजेंट की बात आप करेंगे तो वांट हो सकता है, वर्ब के फॉर्म को अगर चेंज करना तो ये वांटेड भी हो सकता है, जो कि पास्ट के बात को बताएगा। सब्जेक्ट अगर बदल जाए ही, तो ही के बेसिस पे प्रेजेंट में वांट्स हो जाएगा। यानी वर्ब का जो ये वाला फॉर्म है, ये सब्जेक्ट और टेंस के बेसिस पे अपने फॉर्म को बदल रहा है, इसलिए इसको बोला गया फाइनाइट वर्ब। ये वाला फॉर्म भी अपने फॉर्म को बदलेगा सब्जेक्ट के बेसिस पे और टेंस के बेसिस, इसलिए भी है फाइनाइट वर्ब। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर को छोड़ के अगर आगे ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखा जाए, जो कि फाइनाइट में लिखा है एक्टिव और पैसिव, मैंने दोनों, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या डाउट्स लगे हैं नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर आप लोग, ताकि वीडियो और इंटरेस्टिंग और अच्छी बनाई जा सके। चाहे मैं आई वॉन्ट लिखूं तब भी ये यू टू हेल्प ही होगा, चाहे आई वॉन्टेड लिखूं तब भी ये टू हेल्प ही होगा। आई वॉन्ट लिखूंगा तब भी ये टू बी हेल्प्ड ही रहेगा, आई वॉन्टेड लिखूंगा तब भी ये टू बी हेल्प्ड ही रहेगा, ही वॉन्ट्स लिखूंगा तब भी ये टू बी हेल्प्ड ही रहेगा। यानी कि इस वाले फॉर्म में चेंज नहीं हो रहे हैं, इसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। होता कुछ ऐसा है कि जब कभी भी मेन वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच में कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आता, तो जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है जैसे कि आई, वही सब्जेक्ट हो जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब का। ठीक, जब कभी भी मेन वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच में कोई नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं करते या कुछ भी नहीं आता, तो जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही वाला सब्जेक्ट माना जाता है इस नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट। मैं इसे समझाता हूं आप लोगों को, ध्यान समझिएगा। इसको मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस, इसको मैंने लिखा है पैसिव वॉइस। तो अब मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में, ध्यान से देखिएगा। ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये जब चीजें जानेंगे आप तभी इनके डिफरेंस को समझ पाएंगे। अगर मैं वॉइस की बात करूं, वॉइस होता क्या है जरा ये समझिएगा। वॉइस कुछ और नहीं होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। आप लोग अपने स्कूल्स में पढ़े होंगे, वॉइस का मतलब वाच्य होता है, तो वॉच क्या है ये मैं नहीं समझ पाता, लेकिन इसको जिस टर्म में समझा रहा हूँ वैसे आप समझ जाएंगे। क्योंकि वाच्य अगर आप कुछ समझ रहे हैं तो उसका मतलब खाली वाच्य बोलने से तो काम होगा नहीं, उसके फंक्शन क्या है मैं समझना ये है। अब देखें जरा, जैसे मैंने ये वॉइस लिखा है यहाँ पे अ वर्ब फॉर्म, तो वर्ब की एक ऐसी फॉर्म जो ये बताए कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो डूअर है, वर्ब की फॉर्म, तो सेंटेंस को हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। हालांकि आप लोगों में से कुछ लोगों को लगता होगा कि उन्हें पता है, लेकिन अभी ये डाउट दूर हो जाएगा कि
अभी मैं क्लियर हो जाएगा कि नहीं पता है आपको। वर्ब की एक ऐसी फॉर्म जो ये बताए कि सब्जेक्ट डूअर नहीं है, रिसीवर है, तो इस तरह के सब्जेक्ट वाले सेंटेंस को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस। देखिए मैं बता वही रहा हूं और उसी का हमें यूज यहां भी करना है, लेकिन इस सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हाउ डू वी रिकॉग्नाइज इट वेदर द गिवन सेंटेंस इज रिटन इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर हम किसी सेंटेंस को, लिखे हुए सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद उसकी मीनिंग क्या निकल रही है, जो मीनिंग हम निकाल रहे हैं क्या वही मीनिंग उसकी है या फिर मीनिंग कुछ और है, निकाल कुछ और रहे हैं, ये सारी बातें सीखनी है। तो 10 मिनट लूंगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को समझाने में, उसके बाद फिर इस पर तुरंत घूम के चला आऊंगा मैं, तब आपको समझ में बेहतर आएगा। देखें अब तो वॉइस क्या होती है, ये एक वो आवाज़, साउंड, में ग्रामर मतलब वर्ड मीनिंग की बात नहीं कर रहा, जो ग्रामेटिकल टर्म है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वर्ब की फॉर्म, जिससे ये पता चले किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर यानी करता है तो उसे हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। वर्ब की फॉर्म जिससे ये पता चले कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं रिसीवर है, उसे हम कहेंगे पैसिव वॉइस। वो जो होता है ना के द्वारा किया गया था, तो ये सब नहीं पढ़ना होता है, इतना ही बस पढ़ना होता है। हमें कैसे पता चलेगा सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर है कि रिसीवर है? दैट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, लेट मी एक्सप्लेन इट। इफ यू गेट a subject, remember subject doesn't mean a doer। subject का मतलब करता नहीं होता है। अगर ऐसी बात आप जान करके बैठे हैं तो गलत जान के बैठे हैं। कि एग्जांपल से पहले इसी बात को क्लियर कर दूं, अगर कहीं पे लिख दिया गया he is clever, इस सेंटेंस में यही सब्जेक्ट है। अगर आप लोगों ने ये याद करके बैठा है कि सब्जेक्ट का मतलब करता होता है यानी कुछ करेगा, यही करता कोई तो इंग्लिश में डूअर कहते हैं, यानी ये कुछ करेगा। तो अगर सब्जेक्ट का मतलब करता है तो इसको इस सेंटेंस में कुछ करना चाहिए, जो कि ये कुछ कर नहीं रहा। अगर सब्जेक्ट का मतलब करता है तो ही इज क्लेवर में क्या कर रहा है, ये आप ही बता दीजिए। ये कुछ नहीं कर रहा, यानी कि ये डिफिनेशन आपको नहीं पढ़ना है। सब्जेक्ट का मतलब करता नहीं होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में बात किया जाए, है ना, व्हाट वी टॉक अबाउट, ये सब्जेक्ट है, करता नहीं करना है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इज क्या है यहाँ पे, तो शायद आप बोल दें हेल्पिंग वर्ब, तो आप गलत बोलेंगे। हर एक इज एम आर वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। वो हेल्पिंग वर्ब तब होगा जब इसके बाद कोई मेन वर्ब है, जैसे कि ही इज प्लेइंग में, प्लेइंग इज द मेन वर्ब, देन हेल्पिंग इज द हेल्पिंग वर्ब। इन द गिवन सेंटेंस वी हैव गॉट क्लेवर here and this is an adjective. If this is an adjective, this is used in the given sentence itself is a main verb. और जब is am are was were main verb होते हैं तो उनको हम linking verb बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये सब कुछ बातें याद रखिएगा, तब तो चीज़ें पढ़ने में मज़ा आएगी, नहीं तो मज़ा नहीं आएगी पढ़ने में। अब यहाँ ध्यान दें आप लोग, मैं एक बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूँ आपको, इसके लिए छोटी छोटी बातें जानना जरूरी है। तो 10 से 15 मिनट लगेगा इन्हें बताने में, फिर एक अच्छे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीख पाएंगे। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के बाद अगर आपने बी की किसी भी फॉर्म को पाया एंड इफ इट इज़ फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आगे क्या आता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा मेन काम यहीं से है, बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो बी प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है, बी के पहले डिफरेंट फॉर्म जान लें आप लोग, क्या है, इज, एम, आर और बी, ये प्रेजेंट को रेफर करने के लिए है और ये बेस फॉर्म है। इसका अगला फॉर्म हो सकता है वॉज या वर। इसके एक और फॉर्म के बारे में बात करूं तो ये हो सकता है आपका बीन, थर्ड फॉर्म होता है ना बी का, थर्ड फॉर्म है, ये हो गया बीन। एक और फॉर्म लिख लेते हैं जो कि कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए यूज करते हैं, वो होता है बीइंग। तो बी के इनमें किसी भी फॉर्म के बाद अगर आपने थर्ड फॉर्म पाया, ठीक है, बी के किसी भी फॉर्म के बाद अगर आपने थर्ड फॉर्म पाया, तो इसका मतलब ही है कि ये स्ट्रक्चर पैसिव का है। अब पैसिव का मतलब ये निकल जाएगा कि ये जो सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर, इट इज द रिसीवर। यानी बी के बाद थर्ड फॉर्म का मतलब ये है, जो कोई भी सब्जेक्ट होगा वो इस वर्क को करेगा नहीं, बल्कि दिस वर्क विल बी डन ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आपसे मैं पूछूंगा कि उसका मतलब क्या है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिखा, द criminals have arrested। ठीक है, अब आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, ये मतलब ये इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब? द क्रिमिनल्स हैव अरेस्टेड का मतलब क्या है? अब मैं कुछ मीनिंग्स बता रहा हूं, बताइए क्या आप भी यही सोचे हैं? क्रिमिनल्स गिरफ्तार हो चुके हैं,
क्रिमिनल्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं या क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया गया है? क्या इन्हीं तीनों में से कोई एक मतलब आप निकाल रहे हैं? अगर आपका आंसर है हाँ, तो आपको ये जानने की जरूरत है कि वॉइस क्या होता है, क्योंकि ये तीनों में से इसका मतलब कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात? जैसा कि मैंने कहा, इसका मतलब है कि क्रिमिनल्स ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अगर आप भी यही समझ के बैठे हैं कि क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया गया, तो आप गलत समझ रहे हैं। और आप ये भी मान के बैठे हैं कि आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आता है। तो ध्यान से सुनिए, अगर इन तीनों में से कोई एक मतलब आप निकाले हैं तब। मैंने आपको ये बताया कि इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग में से किसी के भी बाद अगर थर्ड फॉर्म आएगा तो पैसिव वॉइस है। अगर वैसा नहीं रहा तो पैसिव वॉइस नहीं है। क्या यहाँ पे ऐसा है? यहाँ पे हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो आया है, लेकिन इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग में से किसी के बाद भी थर्ड फॉर्म नहीं आया। इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस नहीं है। अगर ये एक्टिव वॉइस नहीं है तो सॉरी, इसका मतलब ये है कि पैसिव वॉइस नहीं है। अगर ये पैसिव वॉइस नहीं है तो ये एक्टिव वॉइस है। और जैसे ही पता चला कि एक्टिव वॉइस है तो इसका ये मतलब है कि जो सब्जेक्ट है ये डूअर है। सब्जेक्ट ही क्या है? ये डूअर है। सब्जेक्ट डूअर का मतलब ये निकला कि सब्जेक्ट ने इस काम को किया। यानी इस सेंटेंस की मीनिंग ये निकल रही है इन शॉर्ट कि क्रिमिनल्स ने किसी को गिरफ्तार किया है। हम सबको पता है क्रिमिनल से काम नहीं कर सकते, बिकॉज दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी इज गिवन टू द पुलिस। द पुलिस विल परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्शन। यानी कि इस सेंटेंस के मुताबिक जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने एक्शन किया, जो कि असंभव है। यानी बोलने वाला बोलना यह चाह रहा था कि क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसको ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का प्रॉपर आइडिया नहीं था, इसलिए उसने यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर कर दिया। तो ग्रामेटिकल एरर उसने कर दिया तो ये गड़बड़ मीनिंग निकल गई। तो हमें पता है कि अगर हमें इसे पैसिव वॉइस बनाना है तो बी की कोई ना कोई फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। अब आप चाहे इज एम आर वॉज वर लगाएं, चाहे बीन लगाएं, चाहे बीइंग लगाएं, आई एम सॉरी, हमें पता है हैव इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद हमें किसी भी वर्ब की फॉर्म लगानी होती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो बी की फॉर्म ही लगानी है, तो बीन यूज करेंगे, तब जाके सेंटेंस सही बनेगा। ठीक है ना? अब ये बनेगा आपका द क्रिमिनल्स हैव बीन अरेस्टेड। ये इस सेंटेंस की मीनिंग है। ठीक है? तो मुझे अब ऐसा लगता है कि आप लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अब पहचान जाएंगे। अब हम आते हैं अपने पीछे वाले एग्जाम्पल पे, ये जो मैंने लिखा था यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा आपका कि कहीं पे भी बी प्लस थर्ड फॉर्म होगा, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब ये हो जाएगा आपका कि जो सेंटेंस है वो लिखा है पैसिव वॉइस। जैसे इस सेंटेंस में देखा जाए, यहाँ पे लिखा है बी हेल्प्ड, तो बी हेल्प्ड का मतलब ही निकल गया क्या ये पैसिव वॉइस है। अगर ये पैसिव वॉइस है तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि इस वाले वर्ब का, जो ये बी हेल्प्ड है, जो पैसिव वर्ब है, इसका जो भी सब्जेक्ट होगा वो डूअर नहीं होगा, वो रिसीवर होगा। अभी कुछ देर पहले मैंने ऐसा बताया कि जो ये फाइनाइट वर्ब लिखा गया है ये, और ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब लिखा गया है, अगर इसके बीच में कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आया है तो जो मेन वर्ब का, जो फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट बन जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब का। यानी कि मैं चाहता हूं, अच्छा ये वाला जो वर्ब है बी प्लस थर्ड फॉर्म में तो लिखा हुआ नहीं है। अगर ये जो वांट वर्ब है ये बी प्लस थर्ड फॉर्म में नहीं लिखा तो ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का मतलब है कि जो सब्जेक्ट आई है वही इस काम को कर रहा है। यानी इसका मतलब ये निकल जाएगा कि मैं खुद चाहता हूं। ठीक है, लेकिन ये जो बी प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखा है नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसका सब्जेक्ट भी यही है, तो मैं क्या चाहता हूं। अगर ये पैसिव वॉइस लिखा है तो इसका ये मतलब है कि जो मैं चाहता हूं कि कोई और बंदा ये काम करे और मेरे लिए करे, यानी मैं ये चाहता हूं कि मेरी मदद की जाए। यानी इस सेंटेंस का मतलब यह है कि द सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर, subject is doer for this particular verb, but the subject is receiver for this particular verb, because this is written in passive structure. What about this one? इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे बी की कोई फॉर्म नहीं आई है। बी मतलब इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग। इफ द एनी फॉर्म ऑफ बी is not used in the given sentence, it means this is active. If this is active, this subject would be the doer. यानी कि मैं चाहता हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ आगे देखते हैं। टू हेल्प, ये जो टू हेल्प है ये बी प्लस थर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर ये बी प्लस थर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब है कि एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का मतलब है कि जो ये सब्जेक्ट है वही इसका डूअर, यानी कि मैं ही चाहता हूँ मैं ही हेल्प करूँ, यानी मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखता हूँ, देखते हैं कि आप समझ पाएँ कि नहीं, ताकि आप इसकी मीनिंग को समझ सकें। ये अल्टीमेटली आपको ही समझाने के लिए काम हो रहा है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखता हूँ, जरा देखते हैं आप क्या करते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा, कलर चेंज कर लूँ, शायद दिखेगा नहीं, ये पूरा ही हटा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला, आई वॉन्ट टू बी टॉट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पहला। दूसरा, आई वॉन्ट यू टू टीच मी। तीसरा, आई वॉन्ट यू टू बी
टॉट, एक और लिख लेते हैं, आई वॉन्ट टू, ये समझाने के लिए है टीच यू। ये जो इन्फिनेटिव का आपने यूज पूछा था ये वही यूज है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहां पे ये टू बी टॉट नॉन फाइनाइट वर्ब, टू टीच नॉन फाइनाइट वर्ब, टू, ओके सॉरी इसको मैं थोड़ा सही कर लूं, कलर चेंज कर लें इसका। आई वॉन्ट यू, क्या था इसके पहले, टू बी टॉट, आई वॉन्ट यू टू बी टॉट। मान लेते हैं ये हमारा सेंटेंस है, कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, हाँ ठीक है रिकॉर्डिंग चल रही है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म अगर आ गया तो नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, यहाँ पे देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब बी प्लस थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस है ना। ये टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है, बी नहीं आया है तो ये आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक है। बी प्लस थर्ड फॉर्म है तो ये क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस है। ये बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं आया तो ये क्या बन जाएगा, एक्टिव वॉइस है। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर टू को इन्फिनेटिव की तरह से यूज किया है तो इसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। चूंकि टू के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आप यूज करते हैं बेस फॉर्म में तो टू बी तो बेस फॉर्म हो गया आपका। अब अगर इस बी के साथ आपने कोई एडजेक्टिव यूज कर लिया तब तो ये खुद ही मेन वर्ब बन गया, ठीक है। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लिख लिया टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब ये बनेगा आपका हेल्पिंग वर्ब, ये बनेगा आपका मेन वर्ब। उस वक्त ये वाला बनेगा पैसिव वॉइस, ठीक है ना, पैसिव। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो बी के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो या तो आईएनजी फॉर्म में आता है या तो थर्ड फॉर्म में आता है। अगर बी के साथ आईएनजी फॉर्म लिख दिया आपने तो वो बन जाएगा एक्टिव वॉइस। अगर बी के साथ आपने थर्ड फॉर्म लगा दिया तो वो बनेगा पैसिव वॉइस। पैसिव का मतलब सब्जेक्ट ही जो है वो रिसीवर हो जाएगा। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, टू बी टीच कभी नहीं होगा क्योंकि बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी पैसिव में। तो अब यहाँ पे देखिए ये पैसिव नहीं है तो मैं चाहता हूँ यानी कि मैं डूअर हूँ, लेकिन ये पैसिव है। इसका ये मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि मुझको पढ़ाया जाए यानी कोई और मुझे पढ़ाए। यहाँ लिख दिया गया आपका कि आई वॉन्ट यू टू टीच मी, तो ये एक्टिव है। तो इसका अब अच्छा देखिए यहाँ बीच में एक सब्जेक्ट आ गया ना, मैंने लिखा कि मैं चाहता हूँ, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब इस मेन वर्ब और इस नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच में एक प्रोनाउन आ गया, यानी कि अब इस एक्टिव, ये जो आपने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखा है ना, इसका सब्जेक्ट ये है। अब हमें ये देखना है कि ये वाला सब्जेक्ट इस काम को कर रहा है या इस काम को इसके ऊपर किया जा रहा है। तो चूंकि ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि यही वाला सब्जेक्ट इस काम को करेगा। जैसे कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पढ़ाओ, यहां अगर आप देखेंगे तो ये मेन वर्ब हो गया आपका, ये बीच में देखिए फिर से एक प्रोनाउन आ गया, ये दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जब मेन वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच में कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है उसका जो सब्जेक्ट होने लगता है वो होने लगता है यही नाउन या प्रोनाउन। यानी कि अब इसका इससे रिलेशन नहीं है, अब इस वाले वर्ब का इससे रिलेशन है, इस वाले वर्ब का इससे रिलेशन है। यानी कि मैं चाहता हूं, एक्टिव वॉइस है तो यानी मैं ही डूअर हूं, मैं ही चाहता हूं, तुम, ये पैसिव वॉइस है, मैं ये चाहता हूं कि तुमको पढ़ाया जाए। तो ये जो बी टॉट का मतलब है कि ये वाला काम इसी के ऊपर किया जाए। याद रखिएगा कि बी के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, या तो आईएनजी फॉर्म आती है या तो थर्ड फॉर्म आती है। अगर बी के किसी भी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म आपने यूज किया तो पैसिव है। पैसिव का मतलब है कि जो सब्जेक्ट है इसने इस काम को नहीं किया बल्कि ये वाला काम इसके ऊपर किया गया। अब यहाँ ये आई वॉन्ट टू टीच यू में देखिए इसके बीच में कुछ नहीं आया, यानी कि इसका भी सब्जेक्ट आई ही है, इसका भी सब्जेक्ट आई ही है, दोनों एक्टिव वॉइस है। मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ कि मैं तुमको पढ़ाऊँ, ठीक। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और वो जो मेल वाला एग्जांपल था अब उस पर मैं आता हूं। मैंने लिख दिया द मेल, मान लेते हैं कुछ है, इज टू सेंड। एक एग्जांपल ये रहा ऑप्शन। दूसरा लिखता हूं मैं टू बी सेंड। तीसरा ऑप्शन लिख देता हूं आपका, ये हो गया ए, आपको बताना है तीनों में से कौन सा होगा, बी। तीसरा लिखता हूं सी, टू बी सेंट। एक ऑप्शन लिख देता हूं डी, टू सेंट। ये देखिए चार ऑप्शंस हैं, आप अपने हिसाब से सोच लीजिए कि इन चारों में से कौन सा होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख तो दिया ही मैंने, चेक करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है बी के किसी भी फॉर्म के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज कर सकते, ये गलत है। दूसरी बात यह है कि जब हम टू को इन्फिनेटिव की तरह यूज करते हैं तो टू के साथ हम हमेशा द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि प्लूरल फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो ये सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते। ये दोनों ऑप्शन गए। अब सही ये भी है, अगर ग्रामर के स्ट्रक्चर के सिर्फ इतने की बात करें तो टू बी सेंट भी सही है और टू सेंड भी सही है।
अब इस सेंटेंस के हिसाब से जो मेन वर्ब है वो बन गया ये, क्योंकि इस एम आर के बाद अगर कोई दूसरा आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आया मेन वर्ब के रूप में, तो होता क्या है इसमें कि यही मेन वर्ब होता है। तो जब मेन वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच में कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगा तो ये जो सब्जेक्ट है ना, यही दोनों का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपने टू सेंड लिखा तो इसका मतलब है कि ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का मतलब ये है कि वही मेल जो है, ईमेल की बात हो रही है वहाँ, जो कि सब्जेक्ट है। अगर वो सब्जेक्ट है तो वही इसका डूअर होगा, वही इसका भी होगा। तो चूंकि ये इज है तो स्टेट है, तो इसका क्या मतलब बनेगा, द मेल इज टू सेंड। इसका मतलब है कि मेल को ही भेजना है, मतलब मेल ही भेजेगा। तो मेल तो भेज नहीं सकता, मेल खुद इस चीज का डूअर नहीं हो सकता, इसलिए ये लॉजिकली गलत हो गया। ग्रामेटिकली सही है, लॉजिकली गलत है। अच्छा, ग्रामेटिकली और लॉजिकली का मतलब पहले समझा दूं मैं। आप लोगों में से हो सकता है कि कई के मन में क्वेश्चन आ जाए कि अगर कोई सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है और लॉजिकली गलत है तो क्या वो सेंटेंस हो सकता है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, आई किल्ड माई सेल्फ। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सेंटेंस गलत है कि सही है। एक एग्जांपल और लिख ले रहा हूं, यू किल्ड योर सेल्फ। एक एग्जांपल और लिख ले रहा हूं, आई एम स्लीपिंग, है ना। ये रहा 3 एग्जांपल्स हैं। ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ही सेंटेंस ग्रामेटिकली सही हैं, बावजूद इसके ये तीनों गलत हैं। ये सेंटेंस की कैटेगरी में आएंगे ही नहीं, क्योंकि सेंटेंस की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स which has got its sense, a complete sense, a meaningful arrangement of words। अब यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे गए हैं, आई किल्ड माई सेल्फ, ये पास्ट है। पास्ट है मतलब ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है पास्ट में। इसका मतलब है कि मैंने हत्या की है, तो मैंने किसकी हत्या की है, तो खुद की हत्या की है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है। अगर मैंने खुद की हत्या कर दी है तो मैं तो मर गया। मर गया तो बता कैसे रहा हूँ, यानी अगर बता रहा हूँ तो मैं मरा नहीं, और मर गया तो बता नहीं पाऊंगा, तो ये तो बेकार सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है यू किल्ड योर सेल्फ, यानी तुमने अपने आप की हत्या कर ली। यानी जिसको मैं बता रहा हूँ वो जिंदा रहेगा तब तो मैं उसको बताऊंगा, मर गया तो बताऊंगा क्यों मैं उसको, तुमने अपनी हत्या कर ली। यानी ये तो बेवकूफ़ों वाली बात हो जाएगी। देखो देखो बोला था ना तुमने अपनी हत्या की, कैसे बोलूंगा जब मर गया तो, यानी ये गलत हो गया। यहाँ हो गया आई एम स्लीपिंग। जनरली लोग रात में फ़ोन करते होंगे, अरे यार सो रहा हूँ, तुमने फ़ोन कर दिया। सो रहा हूँ तो बोल कैसे रहा हूँ, यानी कि ये भी सेंटेंस लॉजिकली गलत है। अगर मैं सो रहा हूँ, अगर बोलने के टाइम पे मैं इस वाले स्टेट में हूँ, स्लीपिंग स्टेट में हो, तो मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, यानी सेंटेंस गलत है। तो ये तीनों सेंटेंस ग्रामेटिकली सही था, लेकिन ये कोई मीनिंग नहीं थी, ये लॉजिकली इलॉजिकल थे, इसलिए गलत थे। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई सेंटेंस आप यूज करते हैं, कोई ग्रामेटिकली कोई सेंटेंस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सही है तो तब भी गलत माना जाएगा अगर उससे कोई मीनिंग नहीं है। और जैसे यहाँ पे लिख दिया गया आपका कि द मेल इज टू सेंड, वही भेजेगा किसी को, वो तो भेजेगा नहीं, उसको भेजा जाएगा। तो उसको भेजा जाएगा तो वो सब्जेक्ट नहीं होगा, वो सॉरी सब्जेक्ट तो होगा लेकिन वो डूअर नहीं होगा। उसको क्या होना पड़ेगा, रिसीवर होना पड़ेगा। तो रिसीवर के लिए क्या बनाना पड़ेगा इसको, पैसिव। तो ये बनेगा आपका टू बी सेंट। तो आई होप कि मैं आपके इस डाउट को दूर कर पाया। अभी कितना समय है, 28 मिनट हो गया, चलिए ठीक है। एक काम करते हैं, हैविंग वाला भी देख ही लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर, जिससे काम चल जाए आपका। हैविंग के जो पैटर्न है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक केस तो ये हो सकता है, ध्यान समझ लीजिएगा, कि अगर आपने लिखा है कि हैविंग प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा, तो एक केस तो हो सकता है कॉमा है यहाँ पे, कॉमा के बाद यहाँ पर एक सब्जेक्ट आए और यहाँ पर एक वर्ब आ जाए, ठीक है। चूंकि हैविंग के साथ जो थर्ड फॉर्म है, बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आया, तो ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना, ये है एक्टिव वॉइस। दूसरा सेंटेंस मैं यहाँ लिखता हूँ, हैविंग प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थोड़ा हम आगे जाते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये बी के साथ थर्ड फॉर्म बन गया, तो ये हैविंग वाला जो स्ट्रक्चर है ये बन जाएगा पैसिव वॉइस। सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आएगा और इस सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर कोई ना कोई एक वर्ब आएगा। आगे क्या आता है इससे कोई मतलब नहीं, मतलब हमें बस इससे है, वो भी एक्टिव पैसिव हो सकता है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ समझाना चाहूँगा। जैसे आप देखेंगे कि ये जो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट प्लस द वर्ब है, कुछ भी हो सकता है वो। यहाँ पर जो ये हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लिखा है, यहाँ पे आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा है। इन दोनों स्ट्रक्चर में बस डिफरेंस इतना है कि बी की फॉर्म ना आने की वजह से ये एक्टिव वॉइस है, यानी कि इस हैविंग, ये जो वर्ब हमने यूज किया इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा और वही सब्जेक्ट इस एक्शन का डूअर होगा।
व्हाट अबाउट दिस वन, बीन फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी पैसिव है, यानी इस वाले वर्ब का जो भी सब्जेक्ट होगा वो इसका डूअर नहीं होगा बल्कि वो रिसीवर होगा, तो सब्जेक्ट है कहाँ, सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा। तो जब कभी भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म या हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म से हो, इसके पहले इसका सब्जेक्ट ना दिया हो, तो इट इज अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब एंड द सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब इज कॉमन। यानी कि जो सब्जेक्ट इस वाले वर्ब का है वही वाला सब्जेक्ट इस वाले वर्ब का होगा, तभी ऐसे लिखा जा सकता है। जो सब्जेक्ट इस वाले वर्ब का है वही वाला सब्जेक्ट इस वाले वर्ब का होगा, केवल तभी इसको लिखा जा सकता है। आप नहीं समझे होंगे इस बात को, मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं तब आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने लिखा आई कंप्लीटेड, दो सेंटेंस लिखता हूं, माई वर्क, हो गया, फुल स्टॉप। आई वेंट टू, या फिर आई वेंट होम कर देता हूं, आई वेंट होम, ये हमारा एक सेंटेंस है। ये सेंटेंस बच्चों के लिए अच्छा सेंटेंस माना जाता है। आप देखेंगे कि इस वाले सेंटेंस में जो लिखा गया है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। ये सेंटेंसेस गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आप चाहें तो ये वाले सेंटेंस में दो आप देखेंगे दो सेंटेंसेस हैं, ये दोनों के सब्जेक्ट कॉमन है, क्यों दो बार लिखें, पहले वाले सब्जेक्ट को रिमूव कर दीजिए। सो टू रिमूव दिस पर्टिकुलर सेंटेंस यू विल हैव टू यूज आइदर दिस वन और दिस वन, as you can say the first sentence the subject is I and the verb is the second form of the verb. The particular verb is not in the form of be followed by the third form of the verb. It means it is not passive, it is active. If it is active, we are not going to use this particular structure, we are going to use this particular structure. तो इस सेंटेंस में अभी तो ये सेंटेंस है, एक सेंटेंस अब हम क्या बनाएंगे, इससे हम पार्टिसिपल फ्रेज बनाएंगे। ये दोनों के दोनों पार्टिसिपल फ्रेज हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं सेंटेंस में। अब मैंने इसमें क्या किया, इसको उड़ाया। जब मैं इसको उड़ाऊंगा तो इसको ऐसे लिखूंगा, इस कंप्लीटिंग को क्या लिखूंगा, हैविंग कंप्लीटेड, क्या लिखूंगा, हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क। अब जैसा कि मैंने बोला कि अब ये पार्टिसिपल फ्रेज बन गया। अगर ये पार्टिसिपल फ्रेज बन गया तो जाहिर सी बात है कि फ्रेज है तो किसी न किसी को तो क्वालिफाई करेगा ही करेगा, ये आगे आने वाले सब्जेक्ट को करेगा। चूंकि अब ये सेंटेंस नहीं है तो हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। जब सेंटेंस होता है तब हम लगाते हैं फुल स्टॉप, सेंटेंस नहीं है, फ्रेज है तो कॉमा लगाएंगे। इसके बाद ये सेंटेंस ऐसे लिख दीजिए, आई वेंट होम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कभी कोई सेंटेंस इस पैटर्न पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे कि हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क, मान लेते हैं ऐसे लिखा है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म और एक ही सब्जेक्ट दिया है, तो ये सेंटेंस केवल तभी पॉसिबल होगा जब ये सेंटेंस इस वाले रूप में रहा होगा, उसी को इस फॉर्मेट में लिख दिया गया है। आई रिपीट, अगर आपको कभी इस तरह का सेंटेंस दिखाई दे तो एक बात अंडरस्टूड होती है कि ये सेंटेंस केवल तभी लिखा जा सकता है इसके पहले बिना सब्जेक्ट लगाए जब ये सेंटेंस इस पैटर्न का हो। इस पैटर्न का मतलब ये कि यहाँ वाला सब्जेक्ट और यहाँ वाला सब्जेक्ट दोनों कॉमन हो। तो ये अगर पढ़ा जाए सेंटेंस तो पढ़ के तो यही मतलब निकलेगा ना कि आई कंप्लीटेड माई वर्क, आई वेंट होम। यानी मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मैंने अपने काम को कंप्लीट किया और मैं घर चला गया। तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क, देखिए ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है। इसका मतलब है कि काम को कंप्लीट किया। तो किसने कंप्लीट किया, मैंने। तो आई हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क, आई वेंट होम। ये रहा इसको बनाने का तरीका। आई होप कि आप इसकी मीनिंग समझ गए होंगे। अच्छा, इसी सेंटेंस को आप चाहें तो एक तरीके से और लिख सकते हैं। हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क का मतलब यह है कि पहले मैंने काम को कंप्लीट किया फिर उसके बाद गया। तो आप चाहें तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग माई वर्क कॉमा आई वेंट होम। समझ में आई बात, आफ्टर कंप्लीटिंग माई वर्क आई वेंट होम। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं ये बीन वाला कैसे बनेगा। ये बीन वाले का मतलब है पैसिव। आए थोड़ा पैसिव वाला भी माहौल बना लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पे, हैविंग, ओके, आई वॉज punished for coming late, full stop। दूसरा सेंटेंस लेता हूं, I decided to
कमिंग ऑन टाइम, मान लेते हैं ऐसा दो सेंटेंस है। तो ये दोनों सेंटेंसेस देखिए, इसको जोड़ने के कई तरीके हो सकते हैं, जोड़ने के कंजंक्शंस यूज करके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं हैविंग का चूंकि आपने पूछा है तो उसके हेल्प से मैं इसे बता रहा हूं। जरा समझिएगा ये क्या है। आई वॉज पनिश्ड फॉर कमिंग लेट। अब आप देखेंगे कि ये पढ़ के आपको समझ में तो आ ही रहा होगा ना कि मुझे पनिश किया गया। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि मुझे को पनिश किया गया था, मैंने किसी को पनिश नहीं किया? दैट्स वेरी सिंपल। मैंने आपको पहले ही बताया कि बी के किसी भी फॉर्म के साथ अगर थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, बी की ही फॉर्म है ना, तो बी के किसी भी फॉर्म के साथ अगर आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया तो इसका मतलब है पैसिव। पैसिव का मतलब ये निकल गया कि ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट ने इस काम को नहीं किया बल्कि इस काम को किसी ने किया है मेरे ऊपर, यानी मुझको पनिश किया गया। तो क्यों किया गया? फॉर कमिंग लेट। तो जो फॉर आईएनजी फॉर्म है ना, रीजन देते हैं, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। मुझे पनिश कर दिया गया लेट आने की वजह से। अच्छा, बाद में मैंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मैं टाइम पे आऊंगा। डिसाइडेड टू कमिंग लिखा है क्या? ये कम करिए, टू इन्फिनिटिव है ना यहाँ पे, आई डिसाइडेड टू कम ऑन टाइम। तो ये तो बच्चों वाले सेंटेंसेस हो गए, दो अलग अलग बड़े बड़े। इसको छोटा कर दीजिए कि पहले मैं पनिश हुआ, इसके बाद डिसाइड किया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ वाला सब्जेक्ट और वहाँ वाला सब्जेक्ट दोनों सेम है, तो इसको हटा दीजिए। इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हैविंग लगाना पड़ेगा कंप्लीशन को शो करने के लिए। चूंकि ये पैसिव है तो पैसिव में इसके आगे बीन लगाना पड़ेगा। और जब बीन लगा दिया आपने तो ये जो वॉज है ना, यही बन गया बीन, और ये जो पनिश्ड है ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऐसे तो रहेगा ही। हैविंग पनिश्ड फॉर कमिंग लेट। ठीक है, हो गया। मतलब कि हैविंग बीन पनिश्ड। अब इसके आगे इसको ऐसे ही लिख दीजिए। तो अगर हैविंग से सेंटेंस की शुरुआत हुई है तो इसका ये मतलब है कि ये वाला जो वर्ब यहाँ लिखा है इसका सब्जेक्ट भी वही वाला है जो ये आगे आने वाले वर्ब का सब्जेक्ट है। यानी इसका ये मतलब है, ये आई अंडरस्टूड हो गया कि आई हैविंग बीन पनिश्ड, यानी मुझको पनिश किया गया देर से आने के लिए, मैंने डिसाइड किया कि अब मैं टाइम पे आऊंगा। बात समझ में आई? अब तक जो हमारे सेंटेंसेस थे इन दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग थे, इसलिए हम ये पैटर्न लगा पाए। अगर ये दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग नहीं, सॉरी सेम थे, इसलिए हम ये पैटर्न लगा पाए। सॉरी मैंने गड़बड़ बोल दिया। ये दोनों सब्जेक्ट हमारे सेम थे, इस वजह से हमने यहाँ पे एक सब्जेक्ट हटा दिया। लेकिन जब दोनों अलग अलग रहेंगे तो दोनों को अलग लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस, आप बताइएगा ये सेंटेंस गलत है कि सही है, ठीक है ना? तो इसको मैं आगे लिखता हूं, यहाँ नहीं, मैंने यही लिखा, हैविंग entered the classroom, comma, the students stood up, the students stood up। ये हमारा सेंटेंस है। अब जरा इस सेंटेंस को देखें, क्या ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है? अगर आपका आंसर है कि हाँ ये सेंटेंस सही है, तो यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसका मतलब है आपको नहीं पता है, ईगो को अंदर करिए और इसको सीख लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सेंटेंस सही है, तो अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो फिर वीडियो बेकार है फिर आपके लिए। हैविंग एंटर्ड को अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि सेंटेंस एक्टिव का नहीं, सॉरी पैसिव का नहीं, एक्टिव का है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि बी की कोई फॉर्म नहीं आई है थर्ड फॉर्म के साथ। अच्छा, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि अगर हैविंग से सेंटेंस की शुरुआत हो और उसके पहले कोई सब्जेक्ट ना दिया हुआ हो तो आप मान लेंगे कि जो ये आगे आने वाला वर्ब है इसका जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट उसका है। यानी कि इसका ये मतलब है कि द स्टूडेंट्स ही जो है हैविंग एंटर्ड वाले वर्ब का सब्जेक्ट है। सिंस द गिवन सेंटेंस इज रिटन इन एक्टिव वॉइस, तो इसका ये मतलब है कि इसी सब्जेक्ट ने इस वाले काम को किया। यानी इस सेंटेंस का मतलब ये निकल रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वही अंदर आए, मतलब क्लासरूम में आए। जैसे स्टूडेंट्स अंदर आए तो स्टूडेंट्स ही खड़े हो गए। ये तो गलत है, ये तो गलत है ना। यानी स्टूडेंट्स अंदर आएंगे तो स्टूडेंट्स क्यों खड़े होंगे? अंदर कौन आया होगा क्लास में? टीचर आया होगा। कोई भी लॉजिकल सब्जेक्ट लगा लीजिए आप, या फिर प्रिंसिपल आया होगा, या फिर कोई पर्सन इन हायर अथॉरिटी आया होगा। टीचर ही जनरली लिख देते हैं, ऐसे होना चाहिए। यानी ये सेंटेंस का जो ओरिजिनल फॉर्म रहा होगा वैसा रहा होगा, द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, एंटर्ड द क्लासरूम। अब से सेंटेंस है क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब आगे ये वाला रहेगा आपका, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, फुल स्टॉप है ना। यानी विद्यार्थी खड़े हो गए। कब खड़े हो गए? जब टीचर क्लास में आया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा।
एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं, जरा बताइए वो गलत है कि सही है। मैंने यहां लिखा, कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं यहां पे, आप ही बताइएगा। हैविंग completed the work Ravi went to his गर्लफ्रेंड। एक एग्जाम्पल ये रहा। एक दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं, द वर्क having completed Ravi went to his GF, वही गर्लफ्रेंड। एक तीसरा एग्जाम्पल यहां लिखता हूं मैं, having been completed the work Ravi went to his GF। एक और लिख देता हूं यहां पे मैं, चौथा, the work having been completed, comma, Ravi went to his GF। ये देखिए 4 एग्जाम्पल्स हैं। इन चारों एग्जाम्पल को एक बार आप देख लें। अब आपको तो मुझे लगता है कि सारे एग्जाम्पल सही ही लग रहे होंगे, तो अगर सारे एग्जाम्पल आपको सही लग रहे हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखनी चाहिए आपको। आ जाइए, मैंने क्या बताया कि अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से हो जाए या हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म से हो जाए, तो ये मान लेना चाहिए कि जो आगे आने वाला वर्ब है उसी का सब्जेक्ट जो है इज द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ब। चूंकि ये एक्टिव वॉइस है तो उसको रख के चेक कर लीजिए। रवि ही किया होगा, रवि ने काम को कंप्लीट किया, रवि ही अपने गर्लफ्रेंड के पास गया, तो सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हैविंग कंप्लीटेड या हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लिखा है तो इसके पहले एक सब्जेक्ट यहां लिखा है सब्जेक्ट 1 और यहां पे लिखा है सब्जेक्ट 2, इसका तो मतलब है कि रवि चला गया। लेकिन काम ये मानना पड़ेगा कि ये जो कंप्लीटेड हैविंग कंप्लीट लिखा गया इसका सब्जेक्ट ये है। अब आपको ये देखना है कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस लिखा है कि पैसिव वॉइस, तो अब आपको ये समझ में आएगा कि दिस इज रिटन इन एक्टिव वॉइस। मुझे कैसे पता? क्योंकि हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म है, बी की कोई फॉर्म ही नहीं आई है। तो अगर ये एक्टिव वॉइस है तो यही जो सब्जेक्ट है यही डूअर रहा होगा, यानी काम ने कंप्लीट किया होगा। तो हमको तो पता है काम कंप्लीट कर नहीं सकता, काम को कंप्लीट किया जाएगा, तो ग्रामेटिकली गलत हो गया, तो सेंटेंस ही गलत हो गया। यानी इसे सही करने का तरीका यहाँ लिखा गया है कि द वर्क हैविंग बीन कंप्लीटेड। हैविंग बीन कंप्लीटेड का मतलब यह है कि काम को कंप्लीट किया गया। काम को कंप्लीट किया तो किसने कंप्लीट किया? रवि ने किया, और रवि ही घर चला गया, मतलब गर्लफ्रेंड के पास चला गया। इस एग्जाम्पल की बात की जाए, हैविंग बीन कंप्लीटेड, तो मैंने पहले ही बताया था कि हैविंग बीन कंप्लीटेड, ये देखिए हैविंग प्लस बीन, बी प्लस थर्ड फॉर्म दिया है। बी प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब यह है कि जो सब्जेक्ट होगा वो रिसीवर होगा। Since the given sentence begins with the ing form of the verb having plus third form, इसका यह मतलब है कि this subject will be the subject of the first verb also। अब यहाँ पे ये, अच्छा इस वाले सेंटेंस में एक्टिव वॉइस होता है, रवि ही डूअर था, सेंटेंस सही निकल गया। यहाँ पर ये पैसिव वॉइस लिखा, तो इसका ये मतलब है कि रवि को कंप्लीट कर लिया गया। रवि को कैसे कंप्लीट करेंगे? वो तो ऑलरेडी कंप्लीट है, तभी तो रवि है, ठीक है। तो रवि को कंप्लीट नहीं किया जा सकता, यानी कि काम को कंप्लीट किया जाएगा, तो फिर ये सेंटेंस गलत है, तो ये पैसिव नहीं हो सकता। इसका जो सही फॉर्म है वो वाला होगा। कैसी लगी ये वीडियो? देखने का मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपने से कुछ सेंटेंसेस बना के बताइएगा मुझे, कमेंट नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख दीजिएगा। मैं देखना चाहूँगा कि आखिर आप जो है कि क्या समझ रहे हैं इसको, है ना, कितना समझे हैं, क्या चल रहा है। कुछ ना समझ में आया हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आगे और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।